अक्टूबर 1994, रोशनियों का शहर कराची। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी शेन वॉर्न अपने रूममेट टिम मे के साथ अपने होटल के कमरे में मौजूद होते हैं जब मैच के आखिरी फैसलाकुन दिन से एक रात पहले उन्हें एक पाकिस्तानी खिलाड़ी की पुरस्कार कॉल आती है। वो खिलाड़ी शेन वॉर्न से कहता है कि मैं तुम्हें अभी मिलना चाहता हूँ। शेन वॉर्न पहले तो थोड़ा हैरान होते हैं कि इस वक्त मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन फिर उस खिलाड़ी से मिलने चले जाते हैं। वो खिलाड़ी शेन वॉर्न को अपने कमरे में बुलाकर एक ऐसी बात कहता है जिसको सुनकर शेन वॉर्न के पांव तले से जमीन निकल जाती है। कौन था वो पाकिस्तानी खिलाड़ी और उसने शेन वॉर्न से क्या बात की? मरने से कबल शेन वॉर्न ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में उस दौरे पाकिस्तान के बारे में क्या इंकशाफ किया और उस मैच का आखिर ऐसा क्या अंजाम हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी अपने उस एक लम्हे की गलती को याद करके आज 28 साल गुजर जाने के बाद भी खून के आंसू रोता है। मैं हूं तैमूर बाजवा और आज की क्रिकेट दास्तान 1994 के थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर पाक ऑस्ट्रेलिया कराची टेस्ट के नाम। T20 की चाहे जितनी ही चमक दमक क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद T20 क्रिकेट कभी भी टेस्ट मैच की उस खूबसूरती के करीब भी नहीं फटक सकती जहां किस्मत की देवी एक सेशन में ही पूरे 5 दिन का पांसा पलट देती है। और आज हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे ही मैच की दास्तां बयां करेंगे जो आखिरी लम्हे तक एक टीम से दूसरी टीम के हक में झूलता रहा। दोनों ही टीमें तपते हुए सूरज और धूल उड़ाती विकेट में एक दूसरे से भिड़ती रहीं। लड़ाई सिर्फ कराची नेशनल स्टेडियम के मैदान में ही नहीं हो रही थी, बल्कि ड्रेसिंग रूम से भी कुछ धुआं उठ रहा था। सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाना था नेशनल स्टेडियम में और दोनों टीमें पहुंचती हैं कराची। 6 हफ्ते पहले तैयार की जाने वाली पिच स्पिन बॉलिंग का जलवा दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। कप्तान मार्क टेलर बैटिंग करने का फैसला करते हैं और खुद माइकल स्लेटर के साथ ओपनिंग के लिए क्रीज पर आते हैं और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम करते हैं पाकिस्तान की तरफ से 90s का रिवायती बॉलिंग स्टार्ट। वसीम अकरम मार्क टेलर को कप्तानी की पहली ही इनिंग्स में 0 पर वापस भेज देते हैं और कुछ ही देर बाद उनके साथी खिलाड़ी माइकल स्लेटर को भी चलता करते हैं। स्पिन की कमान संभालते हैं मुश्ताक अहमद और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो जाता है 95 पर 4 खिलाड़ी आउट। यहाँ क्रीज पर होता है कि ऑस्ट्रेलवी लेजेंड का डेब्यू और बैटिंग करने के लिए आते हैं माइकल बेवन। माइकल बेवन स्टीव वॉ के साथ मिलकर 121 रन की एक शानदार पार्टनरशिप कायम करते हैं और दिन के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंचता है 325 7 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे दिन के आगाज में ऑस्ट्रेलवी टीम सिर्फ 12 रन का इजाफा करके पवेलियन वापस चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पहली इनिंग्स के स्कोर 337 का जवाब देने के लिए पाकिस्तान की तरफ से आती है 90s की लेजेंडरी लेफ्ट हैंडेड स्टाइलिश ओपनिंग जोड़ी सईद अनवर और आमिर सुहेल। दोनों लेफ्ट हैंडर्स की स्टाइलिश बैटिंग की मदद से पाकिस्तान का स्कोर पहुंचता है 153 2 विकेटों के नुकसान पर। अगर हम माजी के झरोकों में झांक के देखें तो उस वक्त पाकिस्तानी टीम वसीम और वकार की जोड़ी और सईद अनवर और आमिर सुहेल की ओपनिंग के अलावा एक और चीज के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर थी। वो ये कि अगर ओपनर्स आउट तो समझो लग गई लाइन, और उस दिन भी कुछ ऐसा ही होता है। और दिन के इख्तिताम तक पाकिस्तान का स्कोर 153 पर 2 से पहुंच जाता है 209 पर 7 खिलाड़ी आउट। अगले दिन वसीम अकरम की जारहाना बैटिंग की मदद से पाकिस्तानी टीम 256 रन बनाकर पहली इनिंग्स मुकम्मल करती है। ऑस्ट्रेलिया 81 रन की एक बड़ी लीड के साथ दूसरी इनिंग्स का आगाज करता है। मार्क टेलर दुनियाई क्रिकेट के वो पहले कप्तान बने जो अपनी कप्तानी के डेब्यू में ही पेयर हासिल करता है, पेयर ऑफ डक्स। पहली इनिंग्स में वसीम और दूसरी इनिंग्स में वकार के हाथों होते हैं मार्क टेलर शिकार, जब विकेटों के पीछे राशिद लतीफ कैच पकड़कर मार्क टेलर को पेयर ऑफ डक्स के साथ वापस भेजते हैं। और किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि वही राशिद लतीफ 4 साल बाद अपनी कप्तानी के डेब्यू पर भी पेयर हासिल करते हैं।
खैर दोनों ओपनर्स के जल्दी आउट होने के बावजूद एलन बॉर्डर की नाकाबिले शिकस्त शानदार सेंचुरी की वजह से तीसरे दिन के इख्तिताम से कुछ देर पहले तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंच जाता है 171 पर 2, यानी 257 रन की लीड, वो भी सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर, और क्रीज पर मौजूद 2 सेट बैट्समैन मार्क वा और एलन बॉर्डर। मैच उस वक्त मुकम्मल तौर पर ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी में था। नंबर 7 के खिलाड़ी एन हैली लिखते हैं कि तीसरे दिन का इख्तिताम होने वाला था, लिहाजा मैंने अपने किट बैग को पैक करना शुरू कर दिया। लेकिन दिन के इख्तिताम पर आता है डब्ल्यू की तरफ से अनप्लेएबल रिवर्स स्विंग का काउंटर अटैक। पहले वकार ने मार्क वा की विकेट उड़ाई, फिर वसीम अकरम ने डेब्यू हीरो माइकल बेवन का डक पर शिकार किया और साथ ही मार्क वा के भाई स्टीव वा को भी चलता किया। यूं सिर्फ 7 गेंदों बाद नंबर 7 का बैट्समैन भी बैटिंग पर मौजूद था और तीसरे दिन के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 171 पर 2 से हो जाता है 174 पर 5। अगले दिन के आगाज में भी वसीम और वकार अपनी स्विंग का जलवा जारी रखते हैं और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 232 पर ढेर करके क्विलियन वापस भेजते हैं। कहां 171 पर सिर्फ 2 आउट और कहां 232 पर ऑल आउट। दिस इज व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट। वसीम वकार की जोड़ी उस मैच में 6 खिलाड़ियों को डक पर शिकार करती है, जिसमें से तो 2 बार कप्तान मार्क टेलर ही उनका निशाना बनते हैं। अब पाकिस्तान को जीत के लिए हदफ मिलता है 314 का और हाथों में है 1.5 दिन और 10 विकेटें। सईद अनवर और आमिर सुहेल की जोड़ी एक बार फिर एक मजबूत आगाज फराहम करने में कामयाब हो जाती है और चौथे दिन के इख्तिताम से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान का स्कोर होता है 148 पर 2। लेकिन तब ही जो एंगल की तरफ से आता है एक जन्नाटेदार बाउंसर और पाकिस्तान के कप्तान सलीम मलिक हो जाते हैं आउट। दिन के इख्तिताम पर इक्वेशन कुछ यूं होती है, पाकिस्तान नीड्स 161 टू विन विद 7 विकेट्स इन हैंड। बज़ाहिर तो ये टारगेट अचीवेबल लगता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि 5वें दिन की विकेट पर तो बॉल लट्टू की तरह स्पिन होने लगता है और सोने पर सुहागा ये कि बॉलर है शेन वॉन, जो उस वक्त अपनी फुल फॉर्म में थे और ऊपर से पाकिस्तान के ऊपर इतना पहाड़ जितना टारगेट चेज करने का नफ्सियाती दबाव भी। यहाँ शेन वॉन अपनी डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं कि उस रात मुझे सलीम मलिक की तरफ से फ़ोन कॉल आती है। सलीम मलिक कहता है कि कल हम मैच नहीं हार सकते, जिस पर मैं जवाब में कहता हूं कि मेरे ख्याल से तो तुम लोग बहुत आसानी से हार सकते हो, क्योंकि तुम लोगों को अभी काफ़ी स्कोर बनाना है और पिच पर बॉल भी काफ़ी ज़्यादा टर्न हो रहा है। सलीम मलिक जवाब में कहते हैं कि तुम मेरी बात समझे नहीं। देखो, अगर कल का मैच हम हार गए तो लोग हमारे घरों को जला देंगे, लिहाजा अगर कल तुम और तुम्हारा साथी खिलाड़ी टीम में सारा दिन ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करवाते रहो तो हम बॉल छोड़ते रहेंगे और मैच ड्रा हो जाएगा, और इस काम के मैं तुम दोनों को 2-2 लाख अमेरिकी डॉलर दूंगा। शेन वॉन कहते हैं कि इतनी बड़ी रकम की ऑफर सुनकर पहले तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने मलिक से कहा कि भाड़ में जाओ तुम, हम कल तुम्हें मैच हरा कर रहेंगे, और मैंने अपनी टीम मैनेजमेंट को भी उस वाक़ये की शिकायत की। बिल आखिर नेशनल स्टेडियम कराची में 5वें और फैसला कुन दिन का सूरज अपनी पूरी आबोताब से विराजमान होता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए उस वक्त सबसे बड़ी रुकावट थे सईद अनवर, लेकिन वो भी जो एंगल की बॉल पर उन्हीं के हाथों कैच हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की अब कमर टूट चुकी थी और पाकिस्तान का स्कोर दिन के आगाज पर 155 पर 3 से पहुंच जाता है 184 पर 7 खिलाड़ी आउट। ऑन पेपर तो ऐसा लग रहा था कि अब ये मैच जीतना ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई मसला ही नहीं, लेकिन अमली तौर पर यह भी एक दास्तां थी। क्रीज पर मौजूद आखिरी बैटिंग पेयर राशिद लतीफ़ और इंजमामुल हक। राशिद लतीफ़ बताते हैं कि वो बैटिंग करने आए तो उन्हें कुछ बुखार था और पहला आधा घंटा उनके लिए बहुत मुश्किल था। शेन वॉन अपने पूरे जोबन पर था, लेकिन हैरान कुन तौर पर कप्तान मार्क टेलर ने नया बॉल लेने का फैसला कर लिया और वो फैसला हमारे हक में बेहतर साबित हुआ, क्योंकि मैग्रा उस वक्त इंजर थे और नया गेंद सौंपा गया जो एंगल के साथ स्टीव वा को, जिन्हें मैं कुछ चौके मारने में कामयाब रहा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बनाया गया सारा प्रेशर रेत की दीवार की तरह ढह गया। यूं राशिद लतीफ़ और इंजमाम की जोड़ी ने पाकिस्तान का स्कोर 258 तक पहुंचा दिया। अब पाकिस्तानी टीम जीत से सिर्फ 56 रन की दूरी पर थी, लेकिन यहां आता है कहानी में एक नया मोड़। ऑस्ट्रेलवी टीम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी।
और आखिरकार स्टीव वार राशिद लतीफ़ को LBW करने में कामयाब हो ही गए और साथ ही वकार यूनस को भी शैन वॉर्न ने चलता किया और पाकिस्तान का स्कोर पहुंच जाता है 258 9 विकेटों के नुकसान पर। कहां 148 पर 2, कहां 258 पर 9। अब पाकिस्तान को तो चाहिए थे 56 रन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी गेंद या बैट्समैन की एक गलती। पाकिस्तान के जीतने के आसार अब तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि जाहिर है नंबर 11 के खिलाड़ी को आउट करना तो शैन वॉर्न के लिए कोई मसला ही नहीं था। लेकिन यहां आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। वो नंबर 11 का खिलाड़ी इतना अच्छा बैट्समैन तो नहीं था, लेकिन वो शैन वॉर्न की तरह लेग स्पिन का जादूगर जरूर था। वो खिलाड़ी थे मुश्ताक अहमद। बहैसियत लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद शैन वॉर्न की हर गेंद को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। जब शैन वॉर्न बॉल को आगे पिच करवाते तो बैट का आउटसाइड एज मिस हो जाता, और जब वो बॉल का ठप्पा पीछे लगवाते तो मुश्ताक अहमद एक माहिर बैट्समैन की तरह बैक फुट पर आकर मिड विकेट रीजन के ऊपर से शॉर्ट आर्म पुल मार देते। इंजमामुल हक बताते हैं कि जब मैं मुश्ताक अहमद के साथ अकेला रह गया तब मेरी एक ही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक अपने पास रखूं, लेकिन 5-6 आवर्स के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुश्ताक तो शैन वॉर्न को काफ़ी अच्छा खेल रहा है, लिहाजा हमने एक एक करके रन्स लेना शुरू कर दिए। जैसे जैसे हमारे बकाया रन्स कम होते जा रहे थे वैसे वैसे हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। बिल आखिर पाकिस्तान का स्कोर पहुंच जाता है 312 पर 9, यानी जीत से सिर्फ 3 रन्स की दूरी पर। ऐसी सूरत हाल में कप्तान मार्क टेलर की तरफ से आता है एक आखिरी मास्टर स्ट्रोक। कप्तान मार्क टेलर मिडॉन का फील्डर हटा देते हैं ताकि इंजमामुल हक बड़ी हिट लगाने की कोशिश करें और इस कोशिश में अपनी विकेट गुवा दें। शैन वॉर्न की स्पिन का जादू सर चढ़कर बोल रहा था और जीत के इतना करीब आने पर इंजमाम भी फुल प्रेशर में थे। बस फिर मिड ऑन से फील्डर हटाया जाने पर इंजमाम ये फैसला करते हैं कि सिंगल लेकर मुश्ताक अहमद को सामने लाने का रिस्क लेने की बजाय एक बड़ी शॉट मारकर मैच को ख़त्म किया जाए। शैन वॉर्न की तरफ से आती है एक अच्छी बॉल और इंजमाम निकलते हैं क्रीज से बाहर। शैन वॉर्न की बॉल हवा में ड्रिफ्ट होकर ठप्पा खाने के बाद एकदम स्पिन कर जाती है। बॉल इंजमाम के बैट और पैड दोनों को मिस कर देती है। अब क्या इंजमाम बोल्ड होते हैं या दुनियाए क्रिकेट के बेहतरीन विकेट कीपर के हाथों स्टंप? शैन वॉर्न अपनी टीम की फतह को एंटीसिपेट करते हुए खुशी से हवा में उछलते हैं। एक अच्छी गेंद या बैट्समैन की एक गलती। ऑस्ट्रेलिया का प्लान शायद काम कर गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ये दोनों ही चीजें मिल जाती हैं, लेकिन अच्छी किस्मत नहीं, क्योंकि बॉल सिर्फ इंजमाम से ही मिस नहीं होती बल्कि विकेट को भी मिस कर जाती है और विकेट कीपर से भी मिस हो जाती है। यूं गेंद बाउंड्री लाइन पार, 4 रन्स। ऑस्ट्रेलवी टीम पर जैसे मौत का सन्नाटा छा जाता है और उधर मुश्ताक अहमद अपनी पेशानी सजदा रेस करके खुदा का शुक्र अदा करते हैं और कराची का क्राउड अल्लाह अकबर के नारों से गूंजने लगता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर इयन हेली जैसे शानदार विकेट कीपर से वो बॉल मिस कैसे हो गई? कहीं सलीम मलिक वाली ऑफर इयन हेली ने तो नहीं। इयन हेली कहते हैं कि जब बॉल ने बैट और पैड को मिस किया तो मुझे लगा कि अब बॉल विकेटों को लगने लगी है और मैं अपनी नजरें बॉल पर टिका ही नहीं पाया। जब बॉल ने ऑफ स्टंप को मिस किया और ठप्पा खाने के बाद बाउंस नहीं हुई तो बॉल मेरी टांगों के नीचे से निकल गई। दौरा पाकिस्तान पर आने से पहले पाकिस्तान की डस्टी पिचेस के हवाले से इयन हेली कहते थे कि मैं तो वहां मिट्टी घटे में गंदा होने जा रहा हूं, लेकिन कौन जानता था कि इयन हेली वहां से ऐसे गंदे होकर वापस जाएंगे। शैन वॉर्न कहते हैं कि मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सलीम मलिक मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे उनकी नज़रें मुझे कह रही हों कि अगर तुमने मेरी ऑफर मान ली होती तो फ़ायदे में रहते। ताहम सलीम मलिक शैन वॉर्न के इस बयान के जवाब में कहते हैं कि शैन वॉर्न का अपनी डॉक्यूमेंट्री बेचने के लिए महज एक झूठा दावा है जिसके पीछे कोई हकीकत नहीं, या फिर ये उस मैच की हार का गुस्सा है जिसको आज तक ऑस्ट्रेलिया भुला नहीं पाया। अगर आप ये समझते हैं कि सलीम मलिक और शैन वॉर्न की जंग यहाँ ख़त्म हो जाती है तो ऐसा नहीं था। शैन वॉर्न जैसा चैंपियन बॉलर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, और वैसे भी ये तो अभी सीरीज़ का आगाज़ था, अंजाम अभी बाकी था।
आपके ख्याल में शहनवान की बात दुरुस्त है या सलीम मलिक की? आपके मुताबिक मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? कोई बॉलिंग स्पेल या कोई पार्टनरशिप? और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें। और अगर आइंदा भी आप हमारी आने वाली वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं।